प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या धाम जंक्शन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 15,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। SYL के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की तीसरी बैठक भी रही बेनतीजा। 4 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रेवाड़ी में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, अन्य राज्यों को भी जल जीवन मिशन के लिए हरियाणा का करना चाहिए अनुसरण। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। फतेहाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने यात्रा में की शिरकत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा गुरुवार को प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते निरस्त हो गया था। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर है। पूरे देश में उत्साह और उमंग है। सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। इसके अलावा मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। स्टेशन की नई इमारत में यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसकी बनावट और झलक श्रद्धालुओं को त्रेता युग की रामनगरी में पहुंचा देगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है। इनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुवाहाटी, इलाहाबाद और झारखंड उच्च न्यायालय में की जाएगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति शील नागू, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए विजय बिश्नोई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अरुण भंसाली और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR सारंगी के नाम की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और BR गवई सदस्य हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर कल चंडीगढ़ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा ने सूक्ष्म सिंचाई के मामले में 1000% बढ़ोतरी की है। पंजाब को भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। बैठक के दौरान हरियाणा का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL का निर्माण तथा पानी के बंटवारों का विषय अलग अलग है, लेकिन पंजाब केवल SYL निर्माण के विषय पर अटक गया है, जबकि हमें सामूहिक रूप से इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के अनुसार हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा, लेकिन हरियाणा अपने स्तर पर पानी की उपलब्धता और मांग को प्रबंधित कर रहा है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी दक्षिण हरियाणा अरावली क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज की बैठक बड़े ही मनोहर माहौल में हुई, लेकिन मान है कि माने नहीं। उन्होंने कहा कि SYL का विषय वर्षों से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि केंद्र सरकार हरियाणा व पंजाब के साथ मिलकर आपसी सहमति से इस विषय को सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL का निर्माण होना चाहिए। आज की बैठक में पंजाब सरकार की ओर से SYL और पानी की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को एक एफिडेविट दिए जाने की बात कही गई। इस एफिडेविट को 4 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। वो विषय उतना ही है कि वो 2 विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना, चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रेवाड़ी जिले के गांव रघुनाथपुरा व चांदूवास में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल के लक्ष्य को 100% पूरा कर लिया है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ ये सीखने के लिए आया हूँ कि हरियाणा ने ये लक्ष्य कैसे पूरा किया है। पानी के संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो है कि जो सक्सेस आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में 13 13.5 करोड़ घर में पानी पहुंच गए हैं हर घर जल के स्कीम में। और डबल इंजन सरकार जहां पर भी है, आप देख रहे हैं जैसे हरियाणा ने 1 साल पहले ही पूरा 100% कवरेज उन्होंने कर दिया। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जब जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ राज्य सरकार काम करते हैं और जहाँ पर भाजपा का सरकार हो, डबल इंजन सरकार की एक मानसिकता से काम करते हैं, लोगों तक भलाई बहुत जल्द पहुँच जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में जनता 2019 से भी ज्यादा बहुमत देगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार है। बदलने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए 19 में उनको एक और मैंडेट मिला, स्ट्रॉन्गर मैंडेट मिला। मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में भारत के वोटर अपने देश को विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत ही डिसाइसिव, 2019 से भी बढ़कर एक डिसाइसिव मैंडेट देंगे। बाकी जिसको जोड़ना है, तोड़ना है, यात्रा करना है, करते रहे। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में दक्षिणी हरियाणा को डार्क जोन से बाहर निकाला है। अब हर घर में स्वच्छ जल पहुंच रहा है। डार्क जोन में था और हमारे सबसे ज़्यादा पीने की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी। उस समस्या को हमने पूरे 9 साल के अंदर बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो और विभागों से भी जो पहला प्राइज़ हमारे को जन स्वास्थ्य विभाग का मिला है। और जो अपना जो ज़िला है रेवाड़ी ज़िला, वो पहले नंबर पर है। ये भी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। सभी अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े ईमानदारी से और निष्ठा से विभाग में काम किया और आज उसी का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पर पहुँचे। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने भी जल जीवन मिशन की उपयोगिता को लेकर अपने विचार केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पिछली बैठक के लिए
लिए गए निर्णयों की समीक्षा के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने EIC आशिम खन्ना और EC राजीव बतिश को तुरंत ही 5 दिन की कंपलसरी लीव पर जाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर दिशा कमेटी की त्रैमासिक बैठक अवश्य बुलाई जानी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन क्षेत्र वाले जिलों में खनिज कोष से खनन क्षेत्र में 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में शिवधाम योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि बुनियाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे जो लंबी दूरी तय करके स्कूल जा रहे हैं उनके बस पास बनाए जाएं और परिवहन विभाग भी फील्ड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर व्यवस्था को सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पोर्टल दोबारा से खोलने के भी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान अपना पंजीकरण करवा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के बाद आज बेटियों के लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले के मुकाबले आज 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हैं, जिसे हमें बढ़ाकर 950 तक लेकर जाना है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुशासन के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। पीएम मोदी व सीएम मनोहर लाल गरीब कल्याण और सुशासन की गारंटी हैं। उनका हर कदम गरीब कल्याण के लिए उठ रहा है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और मौजूद नागरिकों को विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ भी दिलाई। गांव-गांव के अंदर जाकर के, घर-घर के अंदर जाकर के उन परियोजनाओं का लाभ जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उन योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई और आज इसके बहुत अच्छे परिणाम हमने देखने को मिल रहे हैं। मौके पर ही जो चाहे वो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या इसके अलावा कोई BPL कार्ड बनने के हैं, कोई फैमिली ID ठीक होने की है या जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, जो स्वनिधि योजना है, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये का लोन जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनको दो दिया जा रहा है। ये सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नगरीय क्षेत्र के अंदर आज शुरू हुई है। इस अवसर पर नगर निगम की संयुक्त सचिव ऋचा राठी ने बताया कि आज से शहरी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। लाभार्थियों ने बताया कि आज उन्हें शिविर में आकर पेंशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि मिले हैं। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। यात्रा जो कि गांव-गांव में अभी तक पंचकुला क्षेत्र में चल रही थी, आज उसका इनॉग्रेशन शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में स्टार्ट हो रहा है और इस श्रृंखला में आज सबसे पहला जो इसका आयोजन है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सकेतड़ी में किया जा रहा है और इसका जो इस मुहिम का जो एक मेन उद्देश्य है वो यही है कि लोगों के घरों तक, लोगों के द्वार तक जो है सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स उनको पहुँचाया जाए और लोग इससे जो है ना लाभान्वित हो सकें। हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं थी, अभी हम अपने लकड़ी उकड़ी जला करके गुजर बसर करते थे। आज हमारे ये सकेतड़ी गांव में कैंप लगी है, इस कैंप के जरिए से हमको उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर मिल गया। हम तहे दिल से मोदी सरकार की धन्यवाद करते हैं। फतेहाबाद जिले में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यहां लोगों की समस्याएं सुनी, उनका मौके पर ही निपटान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गांव के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही हैं। आज भी 15 आयुष्मान कार्ड, पात्र लोगों के राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और अनेक लोगों के पेंशन के कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने वहां लगाई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
तो गांव में उसको जोड़ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 15 कार्ड बने हैं, आयुष्मान के 15 कार्ड बने हैं। कितनी बड़ी योजना है, आज तक सोचा नहीं है। हर एक साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति इलाज करा सकता है। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड से जोड़ करके व्यक्ति को निश्चिंत किया है कि वो सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। उसका सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार देगी। व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि वो उसके इलाज के लिए किसी की तरफ देखना पड़े। इस दौरान रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि इस यात्रा से लोगों के रुके हुए कार्य एक ही छत के नीचे पूरे हो रहे हैं, जिससे लोगों के धन तथा समय की बचत हो रही है। संकल्प यात्रा जो कि आज गांव भूथल खुर्द में पहुंची है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि माननीय मोदी जी ने 15 नवंबर को शुरू की, जो कि झारखंड के एक गांव से शुरू हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका मकसद है कि भारत भी एक विकसित देश बने, और ये माननीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि जो काम कार्यालय में नहीं हो रहे थे वो आज गांव में ही हो गए हैं। ये मोदी जी की बहुत ही अच्छी पहल है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके इस यात्रा से सभी अधिकारी हर गांव में मौजूद रहते हैं, अपनी अपनी अलग अलग स्टॉलें लगाते हैं, और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं आधार कार्ड की, राशन कार्ड की, और हमारे गांव में आज ये विकसित यात्रा पहुंची है। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी 24 घंटों लाइट वाली, जो कि मौके पर समाधान हो चुका है। हमारे गाँव में आज से 24 घंटे लाइट भी चालू हो चुकी है। सर जो भी पेंशन है हमारे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और एफएडीसी की पेंशन बच्चों की लगती है, स्कूल पेंशन लगती है, उनसे संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण कर रहे हैं। जींद जिले के डीआरडीए के सभागार में जिला परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने की। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 13 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया और शेष 3 शिकायतें जिले के उच्च अधिकारियों को भेजी गई हैं। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में बिजली मंत्री ने बताया कि हरियाणा बिजली की आपूर्ति व आत्मनिर्भरता के मामले में देश में दूसरे पायदान पर है। इससे देश की अधिकतर औद्योगिक इकाइयां हरियाणा में प्रवेश कर रही हैं, जिससे आर्थिक तौर पर काफी फायदा पहुंच रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा प्रदेश के किसानों को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की बिजली से संबंधित समस्याओं का तुरंत हल किया जा रहा है और लगभग 5000 से अधिक गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। ये 100% कोई आदमी किसी का भी सक्सेसफुल नहीं होता। ये क्रॉस माइनस ये होता रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था देश में, उसमें भी हम तो खुद तो करवाता नहीं है, और जितने ही प्रयास होता है हम बेहतर करते हैं, पहले से इम्प्रूव करते जा रहे हैं, कभी कम नहीं हो रहे, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था दी है लोगों को। आप ये समझिए कि हरियाणा में 6307 गाँव है ऑन रिपोर्ट, और हम 5700 से ज्यादा गाँव में बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। 84% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो कहीं भी देश में नहीं है। इससे बढ़िया एनसीआर में ऐसा जनरेटर बनाया, उसके बाद से कभी हरियाणा में ये देखते कि कोई कॉल करके लोगों के सामने हो रहे हैं, ठीक हम दे रहे हैं। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने इस बार गेहूं के बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई है। केंद्र सरकार ने इस बार 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर कृषि वैज्ञानिक पूरी तरह आशान्वित हैं।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ठंड जितनी अधिक होती है, गेहूं की पैदावार उतनी ही बढ़ जाती है। बढ़ रहे कोहरे और पाले से गेहूं की फसल में फुटाव अच्छा होगा। अगर ठंड लंबी चली तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कोहरे के चलते कई बार फसलों में पीलापन आ जाता है, जिसको लेकर किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धूप निकलने पर यह अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कहीं पीले रतवे का प्रकोप दिखाई दे तो किसान संस्थान के वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें 70% क्षेत्र में जलवायु रोधी किस्मों की बिजाई का लक्ष्य दिया था। खुशी की बात यह है कि इस बार उत्तर भारत के 80% क्षेत्र में किसानों ने जलवायु रोधी किस्मों को अपनाया है। इन किस्म पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में संस्थान स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक पर काम कर रहा है। इस तकनीक के विकसित होने पर खेत में गेहूं की कौन सी प्रजाति लगी है, इसका पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा फसलों में कौन सी बीमारी है या कितने उर्वरक की जरूरत है, इसकी भी जानकारी किसानों को मिल सकेगी। फसल में कहीं कहीं पीलापन आता है, जिसकी वजह से किसान चिंतित हो जाते हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं पीलापन होता है, मौसम जैसे साफ होगा, 4-5 दिन के बाद वो पीलापन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। पीला रतवा कहीं किसी खेत में किसी भी प्रजाति में उनको देखने को मिलता है तो वो संस्थान में या कृषि विभाग में संपर्क कर हमें सूचित कर सकते हैं और उसका हम यथासंभव इलाज उनको बताएंगे। इतना ठंडा मौसम अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी तक अगर जितना ठंडा रहेगा गेहूँ की फुटाव उतनी अच्छी होगी और जितनी फुटाव अच्छी होगी उतनी ही पैदावार अच्छी होगी। भारत सरकार ने हमें जो लक्ष्य दिया था कि 70% क्षेत्रफल नई जलवायु अनुकूल और बायोफोर्टिफाइड किस्मों के अंतर्गत होना चाहिए, उसके लिए हमने हरियाणा और पंजाब के सभी जिलों में सर्वे कराया अपनी टीम्स भेज के, और हमने पाया है कि 80% से ज़्यादा जो प्रजातियाँ किसानों के खेतों में हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है और बायोफोर्टिफाइड है। वहीं किसानों ने कहा कि कोहरे व अधिक ठंड से गेहूं की बालियों में फुटाव अधिक होगा और उर्वरक की भी कम आवश्यकता रहेगी। इस बार उन्हें फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद है। जी फसल ना फूकदा रुखा ना फूकदा और घास और हरे हम ना फूकदा जी उस पाला वो सारे सोदन फूकदा गेहूं में ज्यादा फायदा दे, क्यों अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है जी। जो कि पाला पड़ेगा तो गेहूं बनेगा जी, और पाला होना जरूरी है गेहूं के लिए जी। जो है ना जितनी पाला पड़ेगा उतने गेहूं फूट करेगा और झाड़ ज्यादा निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। इस साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य, स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने जिले के झंडूता क्षेत्र में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता को आसानी से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सरकार ने जनता के द्वार तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है। न केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं, जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है
कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के सक्रिय मामले 4000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 797 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 5 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में 2, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना के अब तक 10 संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें से 9 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कल गुरुग्राम में 2 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 110 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 24 की रिपोर्ट अभी लंबित है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। इन क्षेत्रों में दृश्यता भी बहुत कम है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन तक घने कोहरे का अनुमान है। कोहरे के कारण कई जगहों पर हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर भारत में 60 से ज्यादा ट्रेनें 4 से 12 घंटे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों का कोल्ड डे जारी किया है। नए साल पर पंजाब में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत पंजाब के 16 जिलों में घने कोहरे की मार रहेगी। बड़ी ठंड के चलते तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है। चंडीगढ़ में भी घना कोहरा छाया रहा। इस कारण कई विमान उड़ान नहीं भर पाए और ना ही किसी की लैंडिंग हो सकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी SFR जारी की है, जिसमें घरेलू वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है, जो मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और वित्तीय संस्थानों की स्वास्थ्य बैलेंस शीट, मुद्रास्फीति में कमी, बाहरी क्षेत्र की स्थिति में सुधार और निरंतर राजकोषीय मजबूती को दर्शाती है। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की माने तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत वित्तीय प्रणाली और वृहद आर्थिक पहलुओं से समर्थन मिल रहा है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA अनुपात सितंबर 2023 में कई सालों के निचले स्तर 3.2% पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NNPA अनुपात घटकर 0.8% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों यानी SCBs का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात CRAR और कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 अनुपात 16.8% और 13.7% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी NBFC के बीच भी CRAR बढ़कर 27.6% हो गया और GNPA अनुपात बढ़कर 4.6% हो गया, जबकि रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA 2.9% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी बुरा ने ग्रेटर नोएडा में 21 से 27 दिसंबर तक हुई 7वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वीटी बुरा ने 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया और बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी जीता। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली जैस्मीन ने फाइनल में पंजाब की सिमरनजीत कौर को 4-3 से हराया। इससे पहले 75 किलो भार वर्ग में पूजा बोहरा और 81 किलो भार वर्ग में नूपुर श्योरान ने शानदार जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीता। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।